दोस्तों याद रखिएगा, इफ़ यू चेज टू रैबिट्स यू विल नॉट कैच आइदर वन। यानी कि अगर आप एक साथ दो खरगोश का पीछा कर रहे हैं तो ये बात पक्की है कि कोई भी खरगोश आप पकड़ नहीं पाएंगे। यही हालत होती है मेरे उन मित्रों की भी जो लोग पिछले कई सालों से बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर सके हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सेम पैटर्न की परीक्षा है, भले ही वो यूपीपीएससी ले रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी ले रहा हो, आरआरबी की परीक्षा हो, यानी कि अगर पैटर्न सेम है तो आप एक से अधिक नहीं, आप दसियों परीक्षाओं को दे सकते हैं और दसियों में आप सफलता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पैटर्न सेम नहीं है, यानी कि सिलेबस दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, और दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये होगा कि ज़रा ज़रा से मार्जिन से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको पश्चाताप होगा, आपने मेहनत पूरी करी है लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। और यकीन मानिए कि यही जो दोनों में आप मेहनत कर रहे हैं, अगर उसको आप सिर्फ एक दिशा में अगर लगा देंगे तो परीक्षा को भी आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है देखा होगा, आपने आपने प्रैक्टिकल किया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास से। ये क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी को हम यहाँ पर इसको जो कंसंट्रेट कर देते हैं तो पेपर क्या होता है, ये जलने लगता है। इसी प्रकार से आपकी ऊर्जा है, अगर आप उसको कंसंट्रेट कर देंगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है तो फिर मुश्किल है। मैं यहाँ पर यह बात इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो एक बात और भी कि जो लोग बोर हो रहे हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अब कुछ ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो अभी हाल ही में परीक्षाओं में आए थे प्रश्न, और यहाँ पर मैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के बदलते पैटर्न पर भी चर्चा करूँगा। कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जिससे आपको ये पता चलेगा कि परंपरागत तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये परंपरा अब आपको छोड़नी है, इसको आपको बदलनी है। सीरियसली आपको अपनी पूरी एनर्जी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, सोलर एनर्जी की तरह, जिस प्रकार से एक जगह पर कंसंट्रेट करना है उसी प्रकार से आपको अपनी सारी एनर्जी को एक परीक्षा के लिए कंसंट्रेट करना है। कोई भी परीक्षा हो उसको आप चुन लीजिए कि कौन सी परीक्षा है जिसको आपको क्रैक करना है, और फिर अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरा दिमाग, सारी शक्तियां लगा दो। वो परीक्षा 2021 में ही आप क्रैक कर लोगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी। अदरवाइज बिखरी हुई शक्तियां कभी भी परिणाम आपको नहीं देंगी जो आप चाहते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको जो है अभी हाल ही में यानी कि 22 और 23 तारीख को समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा हुई है, उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर मैं लेकर चलता हूं। और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में सहायक होंगे कि अब जो प्रश्न हैं वो परंपरागत नहीं है। पहले क्या होता था, जो लोग यूपी पीएससी की तैयारी करते थे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते थे, या फिर कोई भी परीक्षा होती थी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते थे उसमें से भी कई सारे प्रश्न उनको मिल जाते थे। लेकिन अब पैटर्न बदल रहा है। अब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उससे बस आपको जो टॉपिक चूज करना है, क्वेश्चन को तो भूल जाइए कि क्वेश्चन रिपीट होगा, टॉपिक आपको मिल जाएगा और उस टॉपिक को पकड़ के आपको तैयारी करनी है। और ये भी कि पहले जो सीधे सीधे प्रश्न होते थे अब प्रश्नों को बहुत ही घुमाकर पूछा जा रहा है। यानी कि अब आपको जो है बहुत कायदे से, बहुत ढंग से स्टडी करनी है। करंट अफेयर्स जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं बहुत सारे एडिशनल फैक्ट भी आपको बताता हूँ। वो क्यों बताता हूँ? इसलिए बताता हूँ कि जब आपसे कोई ये पूछे कि अमुक प्रश्न का क्या उत्तर है तो आप डायरेक्टली आंसर ना समझें, आप गहराई से समझे रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी और आप उसको सही तरीके से आंसर भी कर पाएंगे। दोस्तों प्रतिदिन जब आप करंट अफेयर्स को देखते हैं तो आपके मन में एक रिलेटिव करंट अफेयर्स भी तैयार होता चलता है। यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपने नहीं पढ़े हैं, अगर वो प्रश्न आ जाता है तो उसका उत्तर भी लॉजिकली आप निकाल ही लेते हैं। फिलहाल ज़्यादा समय नहीं, मैं लेकर चलता हूँ सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पेपर पर। आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन पेपर पर। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अभी हाल ही में RO ARO 2016 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उससे लिए गए हैं। कुल मिला के 20 प्रश्नों को ही मात्र यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, और बाकी के जो प्रश्न हैं यानी कुल मिला के जो 120 प्रश्न थे उस पर एक अलग वीडियो बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। तो मैं यहाँ पर फैक्ट को बहुत कायदे से, बहुत ढंग से मैं पहले सर्च करता हूँ, उसके बाद जो सही उत्तर होता है वही लेकर आता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने कोई भी वीडियो आए बिल्कुल ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ परंपरागत प्रश्न भी हैं और जो बदले हुए प्रश्न हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसका उत्तर तो शायद मैं अगर आपको गूगल दे भी दूँ कि आप सर्च करके निकाल लो
तो डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, उसके बाद आपको आंसर पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है, कम से कम आप 15 मिनट एडिटोरियल को पढ़ने के लिए प्रतिदिन निकालिए। ऑल इंडिया रेडियो का जो AIR का जो न्यूज़ होता है उसको प्रतिदिन आप सुनिए, हिंदी में सुनिए, उसके बाद अंग्रेजी में सुनिए। कुछ दिनों के बाद आपकी अंग्रेजी की क्षमता भी बढ़ जाएगी, आप अंग्रेजी भी आसानी से समझने लगेंगे। फिलहाल आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया था कि सूची दी गई है और वर्ष दिया गया है, आपको मिलान करवाना है। तेभागा आंदोलन, तो दोस्तों जो तेभागा आंदोलन था ये 1946-47 में हुआ था। तो यहाँ पर आप प्रश्नों को देखिए, ये बहुत चर्चित प्रश्न नहीं होते हैं, अब ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो चर्चा में नहीं रहते हैं। मोपला विद्रोह ये हुआ था 1921 में, और पाबना किसान विद्रोह, इसको पबना किसान विद्रोह भी कहते हैं, तो ये पाबना किसान विद्रोह जो हुआ था ये 1879-80 में हुआ था। तो ये सही था इसका। बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। तो ये समझिए कि इतिहास में जो प्रश्न थे अब डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों को घुमा कर पूछा जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे, ये बिल्कुल सही है। और मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया कि क्या जो कथन है कारण उसकी व्याख्या भी देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं दे पा रहा है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो प्रश्नों को देखिए और देखो, अब यहाँ पर आपको जब मुगल साम्राज्य के बारे में आप पढ़ोगे, मुगलों का युद्ध और मराठों के साथ उनके कैसे संबंध थे, उस पर आप ठीक से जब आप एनालिसिस करोगे, तभी डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन आंसर बेस्ड जो लोग स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो आंसर है उसको दे पाना मुश्किल होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर संपादक, लेखक, अखबार, पत्रिका, पुस्तक का नाम दिया गया है। तो वंदे मातरम, अब यहाँ पर डायरेक्टली लोग बंकिम चंद्र चटर्जी पर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वंदे मातरम जो था ये एक अखबार था जो कि अरविंद घोष ने जो उसके संपादक थे, ठीक है। सत्याग्रह, ये आपका उत्तर है, सत्याग्रह के जो संपादक थे या लेखक गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। बाकी एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया निकाला था और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अब देखो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश, पहले ये क्वेश्चन ये होता था कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, या अभी हाल ही में अमुक हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के, यूनियन टेरिटरीज के उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 241 है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको आप GST कहते हैं, तो GST का संग्रहण अक्टूबर 2020 में रहा है। तो न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बताया गया था और चर्चा में भी था कि ये 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, तो इसलिए ये चर्चा में था, ठीक है। ये समथिंग 1,05,000 समथिंग था, तो ये याद रखना कि 1 लाख करोड़ रुपए से ये अधिक था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया, दूसरे को कारण कहा गया। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या कारण जो है कथन की व्याख्या देता है? नहीं। तो यहाँ पर विकल्प बी आंसर होगा। दोस्तों राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है। अब यहाँ पर जो कारण है ये अभिकथन की व्याख्या नहीं देता है, तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प बी है वो करेक्ट है। और यहाँ पर जो प्रश्न थोड़े धुंधले दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि जो मुझे पेपर मिला वो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है। फिलहाल मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आपको अच्छे से समझा भी रहा हूँ, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको कहेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, पास्ड बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने यानी कि संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है 10 दिसंबर 2019। तो इसका विकल्प ए यहाँ पर सही है। आगे है सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि संविधान का जो 94वां संशोधन था, संविधान का 94 संशोधन अधिनियम 2006, इसमें अनुच्छेद 163 में संशोधन किया गया था। संविधान का जो 95वां था 95, इसमें जो है अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ।
और इसके बाद संविधान का 96वां संशोधन जो हुआ था 2011 में, इसमें 8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था। और संविधान का 103वां संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, इसमें जो है 10% वाला जो मामला था EWS के लिए, वो अनुच्छेद 15 में बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें ए सही होगा, क्रमशः सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं। भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडिया ट्रेड ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप GDP कहते हैं, GDP रेशियो के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प था उसमें ये देखो, जो विकल्प है उसको समझिए आप। विकल्प ये था कि भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2000 से 50% से अधिक रहा है। भारत का जो व्यापार है वो GDP, देखो भारत का जो व्यापार है और GDP से उसका जो रेशियो है वो 2000 में 50% से अधिक रहा है। भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2007 में न्यूनतम था। भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में 46.02% था। या डी, भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का, अब यहाँ पर प्रश्न को समझना भी थोड़ा सा, जब आप शांत मन से समझेंगे तभी प्रश्न को आप समझ पाएंगे। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो भारत का कुल व्यापार था वो भारत की कुल GDP का जो रेशियो निकला था उसमें क्या अनुपात था। तो यहाँ पर विकल्प डी सही था। भारत का जो व्यापार था वो GDP का अनुपात अगर उससे लिया जाए तो वर्ष 2019 में वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जो है आपको आंसर करना है। यानी कि जब आप पढ़ें तो अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई में ही लगाएं। बिल्कुल जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप हल्का फुल्का दिमाग लगा के परीक्षा को क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समायोजित सकल आय यानी कि AGR की परिभाषा के अंतर्गत आता है, आते हैं या जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है ब्याज आय, दूसरा है डिविडेंड यानी कि लाभांश, तीसरा है विदेशी मुद्रा लाभ यानी कि फॉरेक्स गेन। तो यहाँ पर तीनों को माना जाएगा, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया गया है? जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, मतलब कि जो इंडेक्स जारी होते हैं उसके बारे में भी, और ऐसे ऐसे इंडेक्स ज़्यादातर लोग क्या होता है खुशहाली सूचकांक, भूख सूचकांक या ऐसे सूचकांक याद रट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी सूचकांक जारी हो रहे हैं सब पर आपको फोकस करना है। तो ये है, ये जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा ये जारी होता है। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरसों की प्रजाति है वरुणा, ये सही है। मटर की प्रजाति है रचना, ये भी सही है। अलसी की प्रजाति नीलम है। राधे जो है ये चने की प्रजाति है, चना की, ये धान की प्रजाति नहीं है। तो ये हमारा उत्तर होगा। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। तो ये सभी यहाँ पर सही हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे अगर आप, तब आप उत्तर समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ पर दो जो विकल्प सही आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी सही लग रहा होगा, दूसरा उद्योग बंधु भी, लेकिन उद्योग बंधु यहाँ पर ज़्यादा सही है। तो इस प्रकार से जो मतलब कि समसामयिकी के जो प्रश्न होते हैं उस पर भी आपको चिंतन मनन करना है, सिर्फ रटना नहीं है। मौद्रिक नीति क्या है? तो प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु जो प्रत्यक्ष उपाय होता है इसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये राजकोषीय नीति का पूरक भी होता है। तो मौद्रिक नीति क्या होती है इसके बारे में भी आपको ठीक से पढ़ना होगा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। तो जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और किसने की, ये सारे फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में अगर आपके पास एक अच्छी सी डायरी हो, नोट्स हो, तो बेटर होगा कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको याद होती चलेंगी। इसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, अपनी सबसे बेस्ट राइटिंग में अच्छे तरीके से जो भी फैक्ट आप डे बाय डे पढ़ रहे हैं उसको उसमें नोट करते हुए आगे बढ़ें। और
जैसे कि मान लेते हैं आप उसको बांटिए मत कि फिजिक्स यहाँ लिखेंगे, केमिस्ट्री यहाँ लिखेंगे, हिस्ट्री यहाँ लिखेंगे, ज्योग्राफी यहाँ लिखेंगे। बस जब आपको मिल जाए कोई क्वेश्चन तो उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट टाइम रिवीजन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई और ठुमरी सुगम और आकर्षक है। एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सही जवाब है फैजाबाद में अवस्थित है ये, ऑप्शन डी। और ये 20वां प्रश्न होगा, हालांकि बाकी के सभी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। तो गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है दोस्तों? तो ये प्रयागराज से हल्दिया वाला मार्ग है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। मैं यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि आपको जो तैयारी करनी है, आगे आपको जो जीआईसी का एग्ज़ाम देना है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट की परीक्षा देनी है, पीटी की परीक्षा देनी है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, ये आर ओ का है, ठीक है, जिसका लेवल जो होता है वो पीसीएस से थोड़ा सा बिलो ही रहता है। तो आर ओ के ये जो प्रश्न हैं ये संभावित हैं कि जीआईसी में भी जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस के, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एलटी ग्रेड में भी जो 30 प्रश्न पूछे गए थे 2018 की परीक्षा में, वो प्रश्न भी काफ़ी हार्ड थे। तो मिला जुला कर आपको जो स्टडी है वो बहुत ही बेटर तरीके से करनी है। और मैं यहाँ पर जो आपको स्टडी मटेरियल देता हूँ करंट अफेयर्स के माध्यम से, उसको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों बहुत सोच समझ कर ही ये पैटर्न जो आपके सामने आया है करंट अफेयर्स का, इसको मैंने अपनाया है। और जिस प्रकार से करंट अफेयर्स अन्य चैनल पर चल रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाइक एज जब मैं करंट अफेयर्स की शुरुआत करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 19 दिसंबर का जो ये करंट है, इसमें आपको चित्र भी मिलता है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, उस दिन का जो इम्पोर्टेंट डेज होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं पूरी डिटेलिंग के साथ। उसके बाद प्रश्न होता है और प्रश्न के बाद उसका उत्तर होगा। टू दी पॉइंट जो यहाँ पर फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर हम चित्रों का भी प्रयोग करते हैं। और ये जो मंथली पीडीएफ है ये बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल होगी। और इसके लिए हमारी जो टीम है वो काम कर रही है कि बहुत बेहतर आपको पीडीएफ करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि आप जो है इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद मतलब कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े। और हमारे जो वीडियोज़ होते हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के, उसको आप एक बार ज़रूर वॉच करें, आपको अंतर जरूर समझ में आएगा। और अगर आपको अंतर ना लगे तो जैसा कि आप अन्य चैनल पर देख रहे हैं तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ज़रा सी बात थी आपको बतानी थी और मुझे लगा होगा कि वीडियो आपको ज़रूर निर्णय लेने में काफ़ी मददगार रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।